सैयद मोहम्मद अली साहब माहिर सलामती उमूर के हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो मोहम्मद अली साहब, ये इस वक्त जो सिचुएशन है, अगले चंद दिनों में आप कहीं कोई जंगबंदी के इम्कानात देख रहे हैं? इजलास पर इजलास हो रहे हैं, सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हो, यूएन का इजलास हो, उसमें मजम्मत हो जाती है, बयानात आ जाते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड तो सिचुएशन नहीं चेंज हो रही है, बद से बदतर होती जा रही है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, जंग के जो 4 पहलू हैं मैं मुख्तसरन बता देता हूँ। देखें, इंसानी जो सूरत हाल है, जिस तरह अभी ब्रिगेड साहब ने हवाला दिया, वो तो रोजाना बद से बदतरीन होती जा रही है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है। दूसरा एस्पेक्ट जो है सियासी और सिफारती है, वो भी आप देख लीजिए कि देखें UNGA की करारदाद आई और उसमें पाकिस्तान का बड़ा अहम रोल था, मजम्मत के लिए भी और इस हवाले से भी कि जंग बंदी की कॉल दी जाए। लेकिन आप इस तारीखी हकीकत को हम इग्नोर नहीं कर सकते कि देखिए 75 साल के दौरान सिक्योरिटी काउंसिल की बेशुमार रेजोल्यूशन कश्मीर और फलस्तीन पे मौजूद हैं, जिसको इंडिया या इसराइल कंप्लीटली इग्नोर करता है और उसकी सर पे जून भी नहीं रेंगती। अच्छा, अब जो असल मामला है वो जंगी, जिसको कहते हैं ना पावर रिस्पेक्ट्स पावर, तो वो वाली बात है कि देखें इंसानी हमदर्दी और ये सब की आप हकीकत ये देख लें कि 53 UN के जो रिलीफ वर्कर हैं वो इसराइली बमबारी में हलाक हो चुके हैं। तो मतलब इसराइल कोई अहमियत नहीं देता यूनाइटेड नेशंस को। हाँ देखें, अवामी सतह पे जो मुजाहरे हो रहे हैं, जो कंडेमनेशन और तशवीश का इजहार किया जा रहा है, वो हो रहा है, वो डेफिनेटली। लेकिन रियलिटी ये है कि इसराइल के अमेरिका की मदद और मर्जी से जो जंगी मकासद हैं वो 3 हैं। वो ये है, और वो 75 साल से उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है, वो ये है कि मजीद फलस्तीन और गजा की जमीन को खाली कराया जाए, लोगों को हलाक किया जाए, नकल मकानी पे मजबूर किया जाए और उस पर कब्जा करके नई आबादियां कायम की जाएं। तो इस हिकमत अमली में ये एक तारीखी हकीकत है कि 1967 से लेके आज तक कोई तब्दीली ना इसराइल की जानिब से आई है और ना मुसलमान ममालिक जो है इस पॉलिसी में कोई तब्दीली लाने में कामयाब हुए हैं, और ना अक़वाम मुत्तहिदा ने कोई रोल प्ले किया है। तो ये तो एक तारीखी हकीकत है। अच्छा, अब जो असल बात है वो जंग का फ्यूचर, कि जंग कब तक चलेगी और क्या या नहीं होगी या फैलेगी। तो देखें, इसराइल के वज़ीर आज़म कौम से खिताब में ऑलरेडी कह चुके हैं कि ये जंग लंबी चलेगी, और वो अपनी कौम को एतमाद में ले चुके हैं कि हम लंबी जंग लड़ना चाहते हैं, फैसला कुल जंग लड़ना चाहते हैं। दूसरी तरफ जो जंग का आउटकम और फ्यूचर है वो डिपेंड करेगा कि जो दीगर मुताहरिब कुव्वतें हैं, जिसमें हूती हैं या हिजबुल्लाह हैं, वो क्या रोल प्ले करते हैं। क्या वो हमास की मदद के लिए कोई दीगर महाज खोलते हैं ताकि इसराइल की जो दिफाई कुव्वत है वो गजा से डिस्ट्रैक्ट की जाए, डाइवर्ट की जाए और उसको कॉन्सेंट्रेट होने से रोका जाए। अगर ये वाहिद एस्पेक्ट है जो कि जंग की नौयत में तब्दीली ला सकता है, लेकिन जंग बंदी के अभी में फौरी तौर पर कोई इम्कान हकीकत पसंदाना अंदाज में नहीं देख। और मोहम्मद अली साहब, ये मुतारिफ ग्रुपों को फिर ये अज खुद ये करना पड़ेगा, यानी अपनी ग्रुप्स की कैपेसिटी में करना पड़ेगा, या फिर चंद ममालिक को इस सिलसिले में अपना एक प्रोएक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा? देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है आपका। या इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये है, जिसको कोई सारे लोग डिस्कस ही नहीं कर रहे, वो ये है कि पूरे मशरिक विस्ता की सिर्फ एक एटमी ताकत है, इसराइल। और कोई मुसलमान मुल्क डायरेक्टली एक एटमी ताकत के साथ जंग करके एटमी जंग का रिस्क नहीं ले सकता। इसलिए जो जंग होगी वो सिर्फ नॉन स्टेट एक्टर के लेवल पे होगी, और अगर कोई दीगर तंजीमें और मुताहरिब कुव्वतें हमास के साथ शामिल होती हैं तो वो इनफरादी शक्ल में शामिल होंगी। कोई रियासतों से हकीकत पसंदाना अंदाज में तमाम तर नफरत, गम गुस्से और तकलीफ के बावजूद ये तवक्को करना कि वो डायरेक्टली जंग में इसराइल के खिलाफ हमास की मदद के लिए आएंगी, ये बिल्कुल गैर हकीकत पसंदाना तवक्को है। तो मोहम्मद अली साहब, फिर ये अपनी इनफरादी हैसियत में जब ये इस जंग में अगर तो दाखिल होते भी हो, पूरी कुव्वत के साथ भी होते हैं, तो किसी रियासत का मुकाबला करना फिर कितना बड़ा चैलेंज होगा इनके लिए, और वो रियासत जिसको दुनिया की बड़ी ताकतों की हिमायत हासिल है? देखिए, एक जुमले में मैं कह देता हूँ, 193 जो मेंबर रियासतें हैं यूनाइटेड नेशंस की, उसमें सिर्फ 9 रियासतें ऐसी हैं जिनके पास एटमी हथियार हैं। और ये बात आप जहन में रख लीजिए कि जब एटमी हथियार किसी कौम के पास होते हैं तो दुनिया की कोई ताकत भी जो है उसके खिलाफ जंग करना डायरेक्टली और पॉलिसी ऑप्शन संजीदगी से नहीं समझती। इसलिए जो जंगें कोल्ड वॉर में भी लड़ी गई हैं अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान, वो प्रॉक्सी वॉर्स थी,
وہ تنظیموں کے لیول پہ مجاہدین لڑ رہے تھے یا ویتنام میں متحرک گروپس لڑ رہے تھے یا افغانستان میں طالبان لڑ رہے تھے، لیکن کوئی ریاست ڈائریکٹلی ایک ایٹمی طاقت کے ساتھ باضابطہ روایتی جنگ کی آپشن ہی سنجیدگی سے کنسیڈر نہیں کرتی ہے۔ ہاں البتہ وہ انڈائریکٹلی متحرک قوتوں کو، گروہوں کو، تنظیموں کو استعمال کرتے ہیں، جس طرح ویت کانگس کو استعمال کیا رشیا اور چائنا نے، جس طرح مجاہدین کو استعمال کیا پاکستان اور امریکہ نے، جس طرح طالبان جو ہے وہ استعمال ہوئے امریکہ کے خلاف۔ اسی طرح یہ جنگ بھی اسی نوعیت کی لمبی جنگ چلے گی اور انڈائریکٹ اور غیر روایتی جنگ ہوگی۔ اس میں کوئی ریاست اسرائیل کے یا امریکہ کے خلاف ڈائریکٹلی روایتی انداز میں اپنی فوجیں نہ موبلائز کرے گا، نہ استعمال کرنے کا آپشن کنسیڈر کرے گا۔ ٹھیک ہے، سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔